नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में। और हमारी इतिहास सीरीज चल रही है, इसमें आपका स्वागत है। और इसमें हम 5वीं वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य को विस्तार पूर्वक यानी कि हम फुल मौर्य साम्राज्य के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। प्रयास हमारा ये रहेगा कि आज की वीडियो में पूरा मौर्य वंश को हम जान लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मौर्य वंश यानी मौर्य राजवंश, जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये 3 काले खंड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मौर्य वंश में सबसे पहले पढ़ते हैं हम किसको? सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो शासन था आपका मगध साम्राज्य था। और उससे पहले जो शासन था वो आपका नंद वंश का था, जो कि पिछली वीडियो में हमने बताया था। उसमें उससे पहले हमने पिछली वीडियो में हमने जो आपका जो आपके यूनानी जो शासक थे वो किस तरीके से भारत में आए थे। अलेक्जेंडर भारत में किस तरीके से आया, उसका क्या मसूबा था, वो किस मसूबे से भारत में आया और किस तरीके से फिर वो भारत में गया। लगभग महज 19 महीने रहा वो भारत में। और उसने कितने बड़े भूभाग को अपने अधीन कर लिया था, जिसमें महाराजा पुरु यानी पोरस और अम्बी कुमार या झेलम वाले का धनानंद, काफ़ी बड़ी सेना उसका साम्राज्य था। तो धनानंद को पराजित करके यहाँ पे बगा साम्राज्य जो है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, चाणक्य की सहायता से, आचार्य चाणक्य की सहायता से। तो उसी के बारे में आज हम मौर्य वंश की जो स्थापना हुई किस तरीके से हुई और किस तरीके से यहाँ पे जो नंद वंश था उसको उखाड़ फेंक करके चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य जो कि 322 ईसवी पूर्व से लेकर के 150 ईसवी पूर्व तक यानी प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। यानी जो मौर्य वंश का शासन काल था वो पूरा 137 वर्ष भारत में इसने राज्य किया। और इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री यानी चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों और आज का बिहार, जो कि बिहार क्षेत्र था उस समय, ठीक है, मतलब अब भी है, तो जो वो क्षेत्र था बिहार का, तो वहाँ पे ये मौर्य साम्राज्य फला फूला। बिहार और बंगाल से शुरू हुआ और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आज जो कि पटना शहर नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विस्तार किया। उसने 6 छोटे छोटे क्षेत्रों यानी राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया और सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूर्वी उत्तर पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का बृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान और शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। साम्राज्य विस्तार 323 ईस्वी से 23 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को 323 ईसा पूर्व में युद्ध भूमि में पराजित कर मौर्य वंश की 322 ईसा पूर्व में नींव डाली थी। यह साम्राज्य गणतंत्र व्यवस्था पर राजतंत्र व्यवस्था की जीत थी। इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य ने सहयोग किया। विष्णुगुप्त व कौटिल्य उनके अन्य नामों से भी जाना जाता है चाणक्य को। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व जो मुख्य लेख हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म यानी वंश के संबंध में जानकारी ब्राह्मण धर्म ग्रंथों यानी बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में मिलती है। विविध प्रमाणों और आलोचनात्मक समीक्षा के बाद यह साबित है कि चंद्रगुप्त के पिता चंद्रवर्धन मौर्य यानी मौर्य थे।
उसका पिपलीवन में जन्म हुआ था। पिपलीवन एक राज्य था छोटा सा, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। धनानंद ने उनकी धोखे से हत्या कर दी थी और चंद्रगुप्त मौर्य का पालन पोषण एक गौपालक द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का गौपालक के रूप में ही राजा गुण होने का पता चाणक्य ने कर लिया था तथा उसे 1000 पड़ में गौपालक से छुड़वाया था। यानी वहाँ पे उसको दास बना करके रखा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को एक गौपालक के द्वारा। और जैसे ही उनके जो आचार विचार और उनकी बुद्धिमत्ता को देख करके चाणक्य ने उनको 1000 पड़ दे करके उसको छुड़वा लिया था। तत्पश्चात तक्षशिला ले जाकर सभी विद्यालयों में निपुण बनाया और अध्ययन के दौरान ही संभवतः चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था, जो कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी तथा उत्तरी सिंधु घाटी में प्रमुख यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की भी हत्या हो गई थी। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना था, भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। उसने सबसे पहले एक सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया, जो कि 317 ईस्वी पूर्व तक उसने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रांतों पर अधिकार कर लिया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एक छत्र शासक हो गया। पंजाब और सिंध विजय के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने धनानंद का नाश करने हेतु मगध पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में चंद्रगुप्त से क्रूर धनानंद मारा गया। अब चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन गया था और सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना। वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था और इस उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनान शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एशिया यानी हेरात, अराकोसिया, कांधार, जेट्रोसिया, मकरान, बलूचिस्तान, पेरोपेनेडिस, डाइब काबुल के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, जो कि कार्नेलिया, का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया था। और यहाँ पे हम जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पूरा साम्राज्य था वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि डार्क ब्लू कलर में है। जो अब पुराना नक्शा था भारत का कुछ इस तरीके का दिखाई देता था। जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल इतने भूभाग पर वहाँ पे उस समय था। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्येक शासक के अंतर्गत शामिल किया। यानी निर्गान अभिलेख 150 ईस्वी पूर्व के अनुसार इस प्रदेश में पुष्यमित्र या पुष्यगुप्त वैष्णव सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था और इसने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त कर ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, गांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात तथा विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। इतना बड़ा विशाल भूखंड यानी मौर्य साम्राज्य में था। आगे बात करते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर के पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में उत्तर कर्नाटक तक विस्तार किया था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए और 298 ईसा पूर्व में संलेखना उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया, ऐसा माना जाता है।
उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध पर कब्जा होने के बाद चंद्रगुप्त सत्ता के केंद्र पर काबिज हो चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत पर विजय अभियान आरंभ किया। इसकी जानकारी अप्रत्यक्ष साक्ष्यों से मिलती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में लिखा है कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध पुष्यगुप्त द्वारा बनाया गया था। पुष्यगुप्त उस समय अशोक का प्रांतीय राज्यपाल था। पश्चिमोत्तर भारत को यूनानी शासन के से मुक्त दिलाने के बाद उसका ध्यान दक्षिण की तरफ गया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व से आज के आसपास हराया था। ग्रीक विवरण इस विजय का उल्लेख नहीं करते हैं, पर इतना कहते हैं कि चंद्रगुप्त यूनानी प्रांतों में सेड्रोकोर्स नाम से और सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार सेल्यूकस ने गांधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिए थे। इसके साथ ही चंद्रगुप्त ने इसे 500 हाथी भेंट किए थे। इतना भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया हेलेना से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के द्वारा दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। पांड्यों, सत्यपुत्रों तथा केरल पुत्रों का शासन था। अशोक के शिलालेख कर्नाटक में चित्तलदुर्ग, येरागुड़ी तथा मास्की में पाए गए। उसमें शिलालिखित धर्मोपदेश प्रथम तथा त्रयोदश में उनके पड़ोसी चोल, पांड्य तथा अन्य राज्यों का वर्णन मिलता है। चूँकि ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती कि अशोक या उसके पिता बिंदुसार ने दक्षिण में कोई युद्ध लड़ा हो और उससे विजय प्राप्त की हो, अतः ऐसा माना जाता है उन पर चंद्रगुप्त ने ही विजय प्राप्त की थी। अपने जीवन के उत्तरार्ध में उसने जैन धर्म अपना लिया था और सिंहासन त्याग कर कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में अपने गुरु जैन मुनि भद्रबाहु के साथ संन्यास जीवन व्यतीत करने लगा था, ऐसा माना जाता है। अब आगे बात करते हैं सम्राट बिंदुसार मौर्य, जो कि 298 से लेकर के 273 ईसा पूर्व बिंदुसार चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार जो कि सत्तारूढ़ हुआ और उसके बारे में अधिक ज्ञान नहीं है, जिसे वायु पुराण में भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसैन कहा गया है। यूनान लेखक ने इन्हें अभित्रोचेटस संस्कृत शब्द यानी अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला से लिया गया है। कहा है यह 298 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्धरा थी। थेरवाद परंपरा के अनुसार वह हिंदू धर्म का अनुयायी था। दक्षिण की ओर साम्राज्य विस्तार का श्रेय बिंदुसार को दिया जाता है, हालांकि उसके विजय अभियान का कोई साक्ष्य नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार उसकी मां का नाम दुर्धरा था और पुराणों में वर्णित बिंदुसार ने 25 वर्षों तक शासन किया था। उसे अमित्रघात यानी दुश्मनों का नरसंहार करने वाला की उपाधि भी दी जाती है, जिसे यूनानी ग्रंथों में अमित्रोकेडीज का नाम दिया जाता है। उसने एक यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम से खूनी अंजीर, मीठी शराब व एक दार्शनिक की मांग की थी। उसे अंजीर व शराब दी गई, किंतु दार्शनिक देने से इनकार कर दिया गया था, ऐसा माना जाता है। तो ये साम्राज्य था जो कि आप देख पा रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिम स्थित तत्कालीन जो साम्राज्य था वो आप यहाँ पे नक्शे में भी देख पा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं राज्य। बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिम एशिया
व्यापारिक संबंध अच्छा था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायनेकस नामक राजदूत भेजा था। मिस्र के राजा टोलेमी द्वितीय के काल में डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में बिंदुसार की राज्यसभा में आया था। दिव्यवादन के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिनका दमन करने के लिए पहली बार सुसीम, दूसरी बार अशोक को भेजा। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पुत्रों का ही अनुसरण किया। प्रति में उपराज के रूप में कुमार नियुक्त किए। दिव्यदान के अनुसार अशोक अवंती का उपराजा था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान घल्लटक जिसे कहा गया था, घल्लटक था। बिंदुसार ने 25 वर्षों तक राज्य किया। अंततः 273 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक मौर्य, जो कि 273 से लेकर के 236 ईसा पूर्व, 272 से लेकर के 236 ईसा पूर्व अशोक राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्ष लगे। इस कारण राज्यारोहण 4 साल, यानी कि सम्राट अशोक मौर्य 272 से 236 ईसा पूर्व अशोक राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्ष लगे। इस कारण राज्यारोहण 4 साल बाद यानी 269 ईसा पूर्व हुआ था। सम्राट अशोक मौर्य का साम्राज्य। सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में सबसे महान शासकों में से एक हैं। अपने राजकुमार के दिनों में उन्होंने उज्जैन तथा तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया था, पर कलिंग की लड़ाई उनके जीवन काल में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ और उसका मन युद्ध में हुए नरसंहार से ग्लानि से भर गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा उसके प्रचार के लिए बहुत कार्य किए। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त की दीक्षित किया गया था। उन्होंने देवनाम प्रियदर्शी जैसी उपाधि धारण की। सम्राट अशोक के शिलालेख तथा शिलोत्कीर्ण उपदेश भारतीय उपमहाद्वीपों में जगह जगह पर पाए गए। उनके धर्म प्रचार करने के लिए विदेशों में भी अपने प्रचारक भेजे थे। जिन जिन देशों में प्रचारक भेजे गए उनमें से सीरिया तथा पश्चिम एशिया का एंटियोकस थियोस, मिस्र का टोलेमी, फिलाडेलस, मकदूनिया का एंटोगोनस, गोनातस, साइरीन का मेगास तथा एपाइरस तथा अलेक्जेंडर शामिल थे। अपने पुत्र महेंद्र और बेटी को उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से श्रीलंका जलमार्ग से रवाना किया। पटना पाटलिपुत्र का एक ऐतिहासिक महेंद्र घाट उसी के नाम पर नामकृत है। युद्ध से मन जब जाने के बाद भी सम्राट अशोक ने एक बड़ी सेना को बनाए रखा था। ऐसा विदेशी आक्रमण से साम्राज्य के पतन को रोकने के लिए आवश्यक था। वह 273 ईस्वी पूर्व में सिंहासन पर बैठा। अभिलेखों में उसे देवाना प्रियदर्शी एवं राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया। पुराणों में उसे अशोक वर्धन और चंड अशोक कहा गया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था, लेकिन इस उत्तराधिकार के लिए कोई स्वतंत्र प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। दिव्यदान में अशोक की माता का नाम सुवांद्रंगी, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। बौद्ध धर्म की सिंघनी अनुश्रुतियों के अनुसार बिंदुसार ने 16 पत्नियां और 101 संतानें थी, जिसमें से सबसे बड़े बेटे का नाम सुसीम और सबसे छोटे बेटे का नाम तिस्य था। इस प्रकार बिंदुसार के बाद मौर्य राजवंश का वारिस सुसीम था, किंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अशोक ने राजगद्दी के
लिए उसे मार दिया। बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन हासिल किया और सबसे छोटे भाई तिस्य को छोड़ दिया, क्योंकि उसने अशोक की मदद की थी। अपने भाइयों को मरवाने में आज भी पटना में वो कुआं है जहां अशोक ने अपने भाइयों और उनके समर्थकों यानी मौर्य वंश अमात्यों को मारकर फेंक दिया था। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी जाते समय अशोक विदिशा में रुका, जहां उसने श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह किया, जिससे महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ। दिव्यदान में उसकी एक पत्नी का नाम तिस्य रक्षिता मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी का नाम करुणावकी है, जो तीवर की माता थी। बौद्ध परंपरा तथा कथाओं के अनुसार बिंदुसार अशोक को राजा नहीं बनाकर सुसीम को सिंहासन बैठाना चाहता था, लेकिन अशोक एवं बड़े भाई सुसीम के बीच युद्ध की चर्चा है। भारत भर में जासूसों गुप्तचर का एक जाल सा बिछा दिया गया, जिससे राजा के खिलाफ गद्दारी इत्यादि की गुप्त सूचना एकत्रित करने में किया जाता था। भारत में शायद अभूतपूर्व था, और एक बार ऐसा जाने के बाद उसने चंद्रगुप्त को यूनानी क्षत्रपों को मार भगाने के लिए तैयार किया। इस कार्य में उसे गुप्तचरों के विस्तृत जाल से मदद मिली। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध में गृह युद्ध को उकसाया। उसके गुप्तचरों ने नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। उसके बाद नंद शासक ने अपना पद छोड़ दिया और चाणक्य को विजयश्री प्राप्त हुई। नंद को निर्वासित जीवन जीना पड़ा, जिसके बाद उसका क्या हुआ ये अज्ञात है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता का भी विश्वास जीता और इसके साथ उसका सत्ता का अधिकार भी मिला। मौर्य प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक वर्तमान में जिसे पटना कहा जाता है थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासनिक के लिए 4 और प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तौसाली थी, जो कि दक्षिण भाग में सुवर्णगिरी। इसी प्रकार उत्तर तथा पश्चिम भाग की राजधानी क्रमशः तक्षशिला तथा उज्जैन यानी उज्जैनी थी। इसके अतिरिक्त समापा, इसिला तथा कौशाम्बी भी महत्वपूर्ण नगर थे। राज्य के प्रांतपालों कुमार होते थे, जो स्थानीय प्रांतों के शासक थे। कुमार की मदद के लिए हर प्रांत में एक मंत्री परिषद तथा महामात्य होते थे, और प्रांत आगे जिलों में बटे होते थे। प्रत्येक जिला गांव के समूह में बटा होता था। प्रादेशिक जिला प्रशासन का प्रधान होता था। रज्जुक जमीन को मापने का काम करता था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि जो राज्य का प्रांतपाल जो प्रमुख होता था, जो कि स्थानीय शासक के तौर पर उसको देखा जाता था, ठीक है। और प्रांत में एक मंत्री परिषद तथा जिसको महामात्य होते थे, महामात्य कहा जाता था, ठीक है। जिलों में बटे होते थे। प्रत्येक जिला गांव के समूह में बांटा होता था, और प्रादेशिक जिला जो कि प्रशासन का प्रधान होता था, रज्जुक जमीन को मापने का काम करता था। कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। गांव के प्रशासन के बारे में एक पूरा अध्याय लिखा है। विद्वानों का कहना है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा अन्य नगरों का प्रशासन इस सिद्धांत के अनुरूप ही रहा होगा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का शासन एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था, जिसमें 30 सदस्य होते थे। ये 30 सदस्य 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों में बटे होते थे। प्रत्येक समिति का कुछ निश्चित काम होता था। पहली समिति का काम औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन से संबंधित था। इसका काम वेतन निर्धारित करना तथा मिलावट रोकना भी था। दूसरी समिति पाटलिपुत्र में बाहर से आने वाले लोगों को, खासकर विदेशियों के मामले देखती थी। तीसरी समिति का ताल्लुक जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण से था। चौथी समिति व्यापार तथा वाणिज्यिक का विनिमय करती थी। इसका काम निर्मित माल की बिक्री तथा पण्य पर नज़र रखना
पढ़ मतलब मुद्राएं जो होती थी उस समय की। ठीक है, आगे बात करते हैं। पांचवी माला माल के विनिर्माण पर नज़र रखती थी, तो छठी का काम कर वसूली था। प्रांतीय प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों में विभाजित किया था, जिसे चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। ये प्रांत थे प्रांत राजधानी। अब यहाँ पे हम कुछ 5 प्रांतों के नाम बताते हैं, जिसमें सबसे पहले है प्राची, जिसको मध्य देश यानी पाटलिपुत्र कहा जाता था। दूसरा था उत्तरपथ, जिसको तक्षशिला, जो वर्तमान में बिहार में है। और अगला था आपका दक्षिणापथ यानी सुवर्णगिरी, स्वर्णगिरी कहा जाता था। और चौथा था अवंती राष्ट्र, जो उज्जैनी। और पांचवा था कलिंग, जो तोसली। और प्रांतों चक्रों का प्रशासन राजवंशीय कुमार यानी आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। कुमार भाष्य की सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में महामात्र या महापात्र नामक अधिकारी होते थे। शीर्ष पर साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन, तत्पश्चात प्रांत आहार विषय में विभक्त था। ग्राम प्रशासन की निम्न इकाई तथा 100 ग्राम के समूह को संग्रह कहा जाता था। आहार विषयपति के अधीन होता था, जिसे प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोपदास गांव की व्यवस्था करता था। अब हम बात करते हैं नगर प्रांत, जो कि इस तरीके से है। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य शासन की नागरिकीय प्रशासन 6 समिति में विभक्त थी। प्रथम समिति, जिसको उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करता था। और तृतीय समिति यानी जनगणना की देखरेख करता, जनगणना की व्यवस्था या करता था। चतुर्थ समिति, जो कि व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था, ये सारी चीजें करते थे। जबकि पंचमी समिति थी यानी 5वीं समिति, जो कि विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण करता था। और छठी समिति थी, जिसका वसूलने की व्यवस्था यानी जो कर था उसको वसूलने की व्यवस्था करते थे। नगर में अनुशासन बनाए रखने के लिए तथा अपराधों पर नियंत्रण रखने हेतु पुलिस व्यवस्था थी, जिसे रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नगर प्रशासन में 3 प्रकार के अधिकारी होते थे, जिसको एग्रोनोमोई, जिसको जिलाधिकारी, और एंटोनोमोई, जो नगर आयुक्त कहा जाता था। सैन्य अधिकारी। आर्थिक स्थिति के बारे में हम जानते हैं। अब इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना एक परिणाम में यह हुआ कि पूरे साम्राज्य में आर्थिक एकीकरण हुआ। किसानों को स्थानीय रूप से कोई कर नहीं देना पड़ता था, हालांकि उसके बदले उन्हें कड़ाई से पर वाजिब मात्रा में कर केंद्रीय अधिकारियों को देना पड़ता था। उस समय की मुद्रा पड़ थी। अर्थशास्त्र में इन पड़ों के वेतनमानों का भी उल्लेख मिलता है। न्यूनतम वेतन 60 पण होता था, जबकि अधिकतम वेतन जो है 48,000 पण होता था। अब हम बात करते हैं धार्मिक स्थिति की। 6ठी सदी ईसा पूर्व में मौर्यों के उदय की हुई 200 वर्ष पूर्व तक भारत में धार्मिक संप्रदायों का प्रचलन था। ये सभी धर्म किसी न किसी रूप से वैदिक प्रथा से जुड़े थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व में कोई 62 संप्रदायों के अस्तित्व का पता चलता है, जिसमें बौद्ध तथा जैन संप्रदाय का उदय कालांतर में अन्य की अपेक्षा अधिक हुआ। मौर्यों के आते आते बौद्ध तथा जैन संप्रदायों का विकास हो चुका था। उधर दक्षिण में शैव तथा वैष्णव संप्रदाय भी विकसित हो रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने अपने गुरु जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संन्यास के रूप में रहने लगे थे। इसके बाद के शिलालेखों में भी ऐसा पाया जाता है कि चंद्रगुप्त ने उसी स्थान पर एक सच्चे निष्ठावान जैन की तरह आमरण उपवास करके दम तोड़ा था। वहाँ पास में एक चंद्रगिरी नामक की पहाड़ी है, जिसका नामकरण शायद चंद्रगुप्त के नाम पर ही
किया गया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने इसको जीवन में उतारने की भी कोशिश की। उसने शिकार करना और पशुओं की हत्या छोड़ दी थी तथा मनुष्यों तथा जानवरों के लिए चिकित्सालयों की स्थापना कराई। उसने ब्राह्मणों तथा विभिन्न धार्मिक पंथों में सन्यासियों को उदारपूर्वक दान दिया। इसके अलावा उसने आराम गृह एवं धर्मशाला, कुएं तथा बावरियों का भी निर्माण कराया था। उसने धर्म महामात्र नाम के पद वाले अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसका काम आम जनता को धर्म का प्रचार करना तथा उसने विदेशों में भी अपने प्रचारक दल भेजे। पड़ोसी देशों के अलावा मिस्र, सीरिया, मकदूनिया, यूनान, साइरेन तथा एपाइसरस में भी उसने धर्म प्रचारकों को भेजा। हालांकि अशोक ने खुद बौद्ध धर्म अपना लिया था, पर उसने अन्य संप्रदायों के प्रति भी आदर का भाव रखा था। अब हम बात करते हैं सैन्य व्यवस्था की। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक थे। सैन्य विभाग का अधिकारी सेनापति होता था, जिसे लगभग 48,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। इसे 2,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा है कि मौर्य के पास नौसेना भी थी। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी था। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है प्रथम समिति, जो कि जल सेना की व्यवस्था करता था। दूसरा है द्वितीय समिति, यानी यातायात एवं रसद की व्यवस्था। और तृतीय समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। जबकि चतुर्थ समिति अश्वारोही की सेना की देखभाल करती थी। जबकि पंचम समिति जो थी गज सेना की देखरेख, और छठी समिति रथ सेना की देखरेख करती थी। तो ये थी कार्य समिति। आगे हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का पतन। किस तरीके से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, क्या उसके कारण थे। मौर्य साम्राज्य की मृत्यु 237 से लेकर के 236 ईसा पूर्व के उपरांत लगभग 2 सदियों यानी कि 322 से लेकर के 185 ईसा पूर्व चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। पतन के कारण अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता, अशोक की धम्म नीति, अमात्यों की अत्याचार। ठीक है, तो ये कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, कुछ सजेशन जरूर दें, ताकि हम और को सुधार करने का भी प्रयास करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।